हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ रहे थे राजनीतिक सहभागिता। सहभागिता में नागरिक चेतना और सहभागिता का क्या संबंध है, नागरिकों में किस प्रकार की चेतना हो या नागरिकों की जो जानकारी है, उनके अंदर जो नॉलेज है, उनका जो व्यक्तित्व है, वो किस प्रकार से राजनीतिक सहभागिता को प्रभावित करता है, ये हम देखने वाले हैं। टॉपिक है नागरिक चेतना और सहभागिता। सहभागिता को सीधा सीधा प्रभावित करने वाला तत्व है नागरिकों का शैक्षणिक स्तर। हम जानते हैं किसी भी व्यक्ति का शिक्षा का स्तर कैसा होगा, वो उतनी ही मात्रा में राजनीति में भाग लेगा। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति सरकार से ज्यादा अच्छे से जानकारी प्राप्त कर सकता है, ज्यादा अच्छे से अपने अधिकारों की बात कर सकता है। वह अपने अधिकारों के साथ साथ सरकार पर दबाव बना सकता है, रैली प्रदर्शन, अभी तो आरटीई चल रहा है, अगर भारत की बात करें तो कहीं ना कहीं सरकार इससे प्रेशर में आती है। और जन सहभागिता में महत्वपूर्ण जो बिंदु है वो है नागरिकों की चेतना। कितने नागरिक अवेयर हैं, कितना उनका स्तर है, ये सब बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षा का स्तर कैसा रहेगा, शैक्षणिक स्तर कैसा है, ये इस बात को प्रभावित करेगा कि वहां की राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सामाजिकता और राजनीतिक सहभागिता कैसी होगी। हम बात कर रहे हैं सहभागिता की, तो राजनीति में सहयोग कितना ज्यादा कहाँ होगा, ये बात शिक्षा के स्तर से तय हो जाती है। कितना व्यक्ति पढ़ा हुआ है, समाज कितना उन्नत है, वो अधिकारों की बात कितनी अच्छे से कर सकता है, वह कुरीतियों का विरोध कितने अच्छे से कर सकता है, सरकार की दमनकारी नीतियों का विरोध संभव है, सरकार भी शिक्षित समाज के विरुद्ध जाने से कतराती है। वैचारिक धरातल, यदि वैचारिक धरातल की बात करें तो ये समाज से जुड़ा हुआ होता है। समाज की हम बात करें तो हर समाज की अलग से परंपराएं हैं, हर समाज की रीति रिवाज हैं, हर समाज के अलग व्यवस्थाएं हैं, हर समाज के अलग सिद्धांत हैं। तो विचार भी समाज आधारित ही होते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति के विचार होंगे, जैसे हम बात करें पाकिस्तान की, जैसे हम बात करें चीन की, सीरिया की, और भी बहुत सारे अराजक देश जो आतंकवाद को समर्थन करते हैं, ये देश अपने विचारों में आक्रामकता रखते हैं। आक्रामकता, और ये आक्रोश जो इनके विचारों में है, ये कहीं ना कहीं हिंसक क्रांतियों को लेकर आता है। तो किसी भी देश के नागरिकों के समाज के विचार किस प्रकार से होंगे, उसी प्रकार से वहां की सहभागिता भी आनी है। जैसे भारत की बात करें तो यहाँ पर सहयोगात्मक संस्कृति पाई जाती है। हम एक दूसरे के सहयोग करते हैं, एक दूसरे का समर्थन करते हैं, एक दूसरे को आगे लेकर चलते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का सबसे बड़ा जो अहम रोल होता है वह है सहभागिता, सहयोग, आपस में एक दूसरे का सहयोग, क्योंकि हमारे यहाँ कानून का शासन चलता है। सहभागिता का स्तर ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सहभागिता के स्तर की यदि हम बात करें तो प्रत्येक समाज के सहभागिता का स्तर अलग अलग होगा। वहां का समाज कितना लेवल का है, हर वहां की शिक्षा कहाँ कितनी हुई है, उसमें कुरीतियां कितनी हैं, समाज कितना उन्नत है, समाज के रीति रिवाज कैसे हैं। कुछ समाज की यदि हम बात करें तो उनका उद्देश्य शिक्षा नहीं होता, उनका उद्देश्य होता है खान पान। बहुत सारे लोगों के एजेंडे अलग अलग होते हैं। कुछ लोग अपने बच्चों को शिक्षा बहुत अच्छी दिलाना चाहते हैं, कुछ लोग केवल यही जानना चाहते हैं कि हमारा बच्चा सिर्फ रोजगार लायक हो जाए, कुछ लोग जानना चाहते हैं, कुछ लोग प्रयास करते हैं कि उनका बच्चा बहुत बड़ा लीडर बने। तो उसकी सहभागिता का स्तर समाज ही तय करेगा कि वो कितनी मात्रा में समाज से जुड़ेंगे, कितनी मात्रा में नहीं। ये बात सहभागिता का स्तर तय करता है कि वो किस मात्रा में जुड़ना चाह रहे हैं। शिक्षा और साक्षरता की हम बात पहले भी कर चुके हैं। जहां साक्षरता ज्यादा होगी, सहभागिता भी ज्यादा होगी। उदाहरण के तौर पर देखें तो यूरोप और पश्चिम के देश, यूरोप और पश्चिम के देशों में साक्षरता क्या होती है, ज्यादा। अफ्रीका और कुछ एशिया के देश, यहां साक्षरता की मात्रा क्या है, कम। तो साक्षरता की मात्रा जहां ज्यादा होगी वहां अवेयरनेस होगी ज्यादा। शिक्षा का स्तर जहां ज्यादा होगा वहां सहभागिता भी क्या होगी, ज्यादा। अफ्रीका, एशिया के कुछ राष्ट्रों की बात करें
इतनी मात्रा में शिक्षा नहीं है जितनी यूरोप और पश्चिमी देशों में है। तो कहीं ना कहीं ये सहभागिता भी क्या होगी, कम। अगर सीधे शब्दों में देखें तो पढ़ा लिखा व्यक्ति ज्यादा अच्छा जजमेंट ले सकता है अपने लिए, समाज के लिए और राजनीति के लिए। बल्कि यदि हम अशिक्षित व्यक्ति की बात करें तो उसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं होता, वो बहुत सारे समाज की गतिविधियों में संचालन में भाग नहीं लेता, केवल और केवल वो ऐसी गतिविधियों का संचालन में ध्यान देता है जिससे उसका खुद का स्वार्थ हो, उसमें लीडरशिप का गुण नहीं आता और भी बहुत सारी चीजों में वो समाज में पिछड़ जाता है। इसके बाद जनप्रतिनिधियों से संवाद की बात करें तो इसमें तो शिक्षा का स्तर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति सहभागिता में हिस्सेदारी कर रहा है तो उसकी चेतना ही अगर अच्छी नहीं है तो वो जनप्रतिनिधियों से संवाद नहीं कर सकता। उसका नॉलेज कैसा है, उसकी जानकारी कैसी है, उसमें कितनी मात्रा में क्रिएटिविटी है, सृजनशीलता है, उसका शिक्षा का स्तर क्या है, कौन से इलाके से वो आता है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, ये सारी चीजें जनप्रतिनिधियों से संवाद करने में काम आएगी। जनप्रतिनिधियों को हम भारत में नेता कहते हैं। सरकार से अपने अधिकारों की बात करने की बात हो, सरकार से अपने समाज के अधिकारों की बात करने की बात हो, समाज की गतिविधियों की बात करने की बात हो, तो ये चेतना, नागरिकों में चेतना कितनी ज्यादा है उसी आधार पर ये तय होना है। लोकतंत्र में भागीदारी, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नागरिकों की जितनी ज्यादा चेतना होगी, जितनी ज्यादा अवेयरनेस होगी, एक सीधा सा सिंपल फॉर्मूला है, शिक्षा का स्तर जितना ज्यादा होगा राजनीति में भागीदारी भी नागरिकों की उतनी ही ज्यादा होनी है। तो लोकतंत्र में भी भागीदारी शिक्षा का स्तर तय करता है, उसकी जानकारी कितनी है, चेतना कितनी है, वो सृजनशील कितना है, क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति ही राजनीति को ज्यादा दिलचस्पी से अच्छी तरह से समझ सकता है। तो लोकतंत्र में हिस्सेदारी सीधी चेतना जागृति से, शिक्षा से जुड़ी हुई है। तो हमने पढ़ लिया कि नागरिकों की चेतना किस प्रकार से सहभागिता को प्रभावित करती है। तो यहाँ सीधे सिंपल बातें हमने देखी, शिक्षा का स्तर ये तय करता है कि नागरिकों में चेतना कितनी ज्यादा आएगी और वो कितनी मात्रा में राजनीति में ज्यादा हिस्सेदारी निभाएगा। वैचारिक धरातल, उसके विचारों का डेवलपमेंट अगर होना है तो वो शिक्षा से होना है, समाज से होना है, समाज की गतिविधियों से होना है, राजनीतिक गतिविधियों से होना है और वो राजनीति में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा लेगा। फिर है सहभागिता का स्तर, तो नागरिक चेतना से सहभागिता का स्तर भी सीधा बढ़ जाता है। शिक्षा साक्षरता से भी बढ़ता है, जनप्रतिनिधियों से बातचीत करना हो तब भी उसमें चेतना ज्यादा होनी चाहिए। और लोकतंत्र में हिस्सेदारी तो स्वतः ही बढ़ जाती है जब उसमें चेतना की ज्यादा मात्रा आती है। अगला प्रमुख बिंदु है राजनीतिक सहभागिता। और राजनीतिक सहभागिता की यदि हम बात करें तो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है राजनीतिक सहभागिता में राजनीतिक सहभागिता का अभिजात्य स्वरूप। अब सवाल उठता है अभिजात्य स्वरूप क्या होता है या अभिजात्य वर्ग क्या होता है। समाज में विशिष्ट वर्ग अभिजात्य वर्ग कहलाता है, जैसे डॉक्टर है, टीचर है, वकील है, आईएएस है, ब्यूरोक्रेट, टेक्निक्रेट, ये सभी समाज के उच्च वर्ग कहलाते हैं और समाज के प्रथम लाइन में आते हैं, प्रथम पंक्ति में आते हैं। ये विशिष्ट वर्ग या अभिजात्य वर्ग कहलाता है। तो अभिजात्य का अर्थ स्पष्ट हो गया कि समाज में कुछ विशिष्ट लोग जो अपने प्रभाव से पूरे समाज पर नियंत्रण रखते हैं, समाज उनका अनुकरण करता है और चलता है, अभिजात्य वर्ग कहलाते हैं। अभिजात्य स्वरूप में देखें तो लोकतंत्र प्रक्रिया में नागरिकों की प्रभावी और सक्रिय भूमिका बेहद जरूरी है, लेकिन ये वास्तव में मुख्य धरातल पर पाई ही नहीं जाती और इसे वास्तव में अगर रियलिटी में देखें तो संभव यह होती ही नहीं है, बल्कि इसकी जगह केवल और केवल कुछ ही लोग प्रभावी रूप से नजर आते हैं। जोसेफ सुपीटर कहते हैं शासन चलाना, सार्वजनिक नीतियां बनाना व्यावसायिक राजनीतिज्ञों का प्रोफेशनल कार्य है। सामान्य नागरिक केवल चुनाव तक सीमित होते हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा और कहानी हो गई खत्म। तो हम पढ़ रहे हैं अभिजात्य। अभिजात्य का अर्थ स्पष्ट हो गया कि वह समूह जो समाज में कैसा है, विशिष्ट है।
या प्रभावी है। इसके उदाहरण कौन कौन से होंगे? डॉक्टर हैं, टीचर हैं, एडवोकेट्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये सब। और ये समाज में विशिष्ट वर्ग के सिद्धांत को रखते हैं और ये अपने आप में बहुत पावरफुल लोग होते हैं। इनकी लोबियां होती हैं, संगठन होते हैं और ये संगठन मिलकर समाज को एक दिशा देते हैं। समाज केवल और केवल इन्हीं का अनुकरण करता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो सरकार आईएएस चलाते हैं, कलेक्टर्स चलाते हैं और कलेक्टर्स की जो आइडियोलॉजी होती है वो कहीं ना कहीं प्रभाव नियम कानूनों में नजर आता है। वास्तव में अगर देखा जाए तो इनकी सोच समाज पर एक प्रभावी हावी हो जाती है। अभिजात्य प्रक्रिया में नागरिकों की प्रभावी सक्रिय भूमिका होना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र की प्रक्रिया में नागरिकों की प्रभावी भूमिका होना बहुत जरूरी है, लेकिन केवल और केवल विशिष्ट वर्ग ही लोकतंत्र का संचालन कर सकता है या कर रहा है। अगर हम धरातल की बात करें, वास्तविकता की बात करें तो आम नागरिक को राजनीति से लेना देना कुछ होता ही नहीं है, जो राजनीतिक सहभागिता के लिए सही चीज नहीं है। हमारा लोकतंत्र है, हमारी सरकारें हैं और हमें बहुत अच्छे से इसमें भागीदारी निभानी चाहिए। सुपीटर यही कहते हैं कि आजकल ये बिजनेस हो गया है, व्यावसायिक राजनीतिकों का प्रमुख कार्य हो गया। अभिजात्य वर्ग को लेकर अगले विद्वान है रॉबर्ट डहल। इन्होंने कहा है अभिजात्य स्वरूप सही चीज नहीं है। इन्होंने तीखी आलोचना इसकी कही है कि समाज का जो विशिष्ट वर्ग है वो समाज के लिए सही नहीं है। इन्होंने कहा है ये अभिजात्य वर्ग यंत्रबद्ध व्यवस्था है, एक सिस्टेमेटिक व्यवस्था है जो बाजार के सिद्धांतों की पालना करता है। जो बाजार है, बाजार वास्तव में कमाई का सिद्धांत है, पूंजीवाद का सिद्धांत है और ये पैसा कमाने पर ध्यान देते हैं तथा हित समूह में संतुलन करते हैं। हित समूह कौन से होते हैं? ऐसे समूह जो अपने फायदे के लिए समाज में कार्य करते हैं, हित समूह कहलाते हैं। इसमें व्यापारी लोग हो गए, बड़े दानदाता हो गए जो राजनीतिज्ञों को पैसा देते हैं, पार्टी के चुनाव लड़ने के लिए कार्य करते हैं, पार्टियों को चंदा देते हैं, ये सब क्या है? हित समूह हैं। ये अपने समर्थक दल के सरकार बनाने में मदद करते हैं और जब सरकार बन जाती है तो उनसे लाभ प्राप्त करते हैं, हित समूह कहलाते हैं। हित समूह कौन से होते हैं? जो दल की मदद करते हैं सरकार बनाने में और बनाने में। जब सरकार बन जाती है तो उस सरकार से मनमाफिक नियम बनाने की करते हैं, सरकार से छूट प्राप्त करते हैं, अपने अनुसार नियम बनाते हैं या सरकार पर दबाव बनाते हैं कि उनके विरुद्ध कोई कार्य सरकार ना करे, तो हित समूह कहलाते हैं। स्वयं इसका हिस्सा बन जाते हैं, बनाने चले थे सबके लिए नियम, लेकिन ये भी हित समूह के हिस्से बनकर रह जाते हैं और अभिजात्य वर्ग भी कुछ नहीं कर पाता है। ऐसे में समाज में दो वर्ग बन जाते हैं मोस्टली, एक जनसाधारण का और एक विशिष्ट वर्ग का, जिसे हम क्या कहते हैं? अभिजात्य वर्ग कहते हैं। वास्तव में अभिजात्य वर्ग लोकतंत्र के लिए सही चीज नहीं है। ये बात भी किसने कही है? रॉबर्ट डहल ने कही है। ये कहते हैं कि लोकतंत्र में जनता की सहभागिता ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, जबकि विशिष्ट वर्ग अभिजात्य वर्ग लोकतंत्र में जनता की सहभागी होना ही नहीं देना चाहता और वह अपने विशेषाधिकार का अनुकरण करता रहता है। हम पढ़ रहे थे अभिजात्य वर्ग राजनीतिक सहभागिता को कैसे प्रभावित करता है। इसमें डहल कहते हैं अभिजात्य वर्ग के ये प्रमुख आलोचक रहे हैं। इन्होंने कहा है यंत्रबद्ध व्यवस्था है, सिस्टेमेटिक एक व्यवस्था है जो बाजार के सिद्धांतों की पालना करता है, जबकि सिद्धांत किसके होने चाहिए थे? लोकतंत्र के। और उसकी पालना किसे करनी थी? सभी सरकार और वर्गों को। तथा हित समूह के संतुलन करती है। बहुत सारे हित समूह, दबाव समूह समाज में होते हैं, इनमें बैलेंस की स्थिति कौन करते हैं? ये ब्यूरोक्रेट्स, टेक्नोक्रेट्स करते हैं और स्वयं भी इसका हिस्सा बन जाते हैं। फिर धीरे धीरे ये भी एक हित समूह के रूप में आ जाते हैं। हित समूह वास्तव में क्या है? दल के रूप में सरकार जब बनती है, दल कोई होता है चुनाव लड़ता है, उसकी मदद कर देते हैं, चंदा देते हैं और बाद में जब सरकार बनती है तो उससे छूट प्राप्त करते हैं, नियम अपने हिसाब से बनाते हैं या सरकार पर दबाव बनाते हैं ताकि वो इनके विरुद्ध कार्य ना करे। डहल कहते हैं
लोकतंत्र के लिए दोनों ही चीज सही नहीं है। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जनता की भागीदारी लोकतंत्र में होनी चाहिए, जिससे आसानी से कार्य संभव हो। राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप की यदि हम बात करें तो वास्तव में ये राजनीतिक सहभागिता ही है। राजनीतिक सहभागिता के स्वरूप को ऐसे जान सकते हैं कि राजनीति में भाग लेने के प्रकार कैसे हैं या किस प्रकार से भाग ले सकते हैं। सामान्य आदमी वोट देने के माध्यम से या मतदान के माध्यम से भाग लेता है। बहुत सारे लोग रैली, प्रदर्शन या प्रचार के समय एकत्रित होते हैं या चुनाव के समय एकत्रित होते हैं, तो उनका परसेंटेज देखकर हम स्वरूप का पता लगा सकते हैं। वास्तव में राजनीतिक सहभागिता का स्वरूप एक संकीर्ण व्यवस्था है। इसमें हम पूरी तरीके से आकलन नहीं कर सकते कि कितनी मात्रा में राजनीतिक सहभागिता हो रही है या नहीं। जैसे किसी निर्णय में कितने प्रतिशत लोगों का हिस्सेदारी इसमें रही, किसी भी सामाजिक व्यवस्था में कितने प्रतिशत लोगों का सहयोग रहा। तो राजनीतिक व्यवस्था के विभिन्न प्रकारों को अगर हम देखें तो समाज के बहुत सारे निर्णयों में अलग अलग प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है। जैसे मतदान की बात करें तो भारत में सामने वाले से एक ज्यादा चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज 100% है और इसमें 4 लोग खड़े थे, A, B, C और D। इसको मिलते हैं 30, इसको मिलते हैं 25, इसको मिलते हैं 20 और इसको मिलते हैं 10। टोटल परसेंटेज देखें तो ये हो गया 30, 30, 60, 70, 80, 85%। जीतने वाले उम्मीदवार को सिर्फ केवल मिले हैं 30%, जबकि 70% लोग इसके विरुद्ध थे। यदि हम सहभागिता की बात करें तो जीतने वाले उम्मीदवार को केवल कितनी प्रतिशत वोट मिले? 30%, जबकि 70% उसके विरुद्ध थे। तो ये भी सहभागिता नहीं हो सकती है। वास्तव में देखा जाए तो इसका अर्थ ये हुआ कि उचित मात्रा में, हकीकत में, रियलिटी में, व्यवहार में कितने लोग वास्तव में सहभागी हैं किसी भी कार्य के लिए। मतदान में देखें तो हमारे यहाँ 60 से 70% मतदान होता है, बाकी के 30 से 40% कभी हिस्सेदार होते ही नहीं है। रैलियों को देखकर, बड़े बड़े जो प्रचार प्रसार की जो रैलियां होती हैं उनको देखकर सरकार का आकलन लगाया जा सकता है, और वहां से जो मेंबर ऑफ पार्टिसिपेट होते हैं उनकी परसेंटेज निकालकर किसी भी दल का बाहुल्य है या नहीं, किस दल की सरकार आने वाली, इसका आकलन हो जाता है, जो सही चीज नहीं है। प्रचार प्रसार में कितने लोग आ रहे हैं, माहौल कैसा है, इससे सहभागिता के स्वरूप का आकलन होता है, जो सही चीज नहीं है। स्वरूप हम समझ चुके हैं कि किस प्रकार से जनता भागीदारी निभा रही है, वो प्रदर्शित करने का क्या माध्यम है। मतदान है, रैली है, प्रदर्शन है, प्रचार प्रसार, ये सभी इसके माध्यम है।